ओम शांति। आज इस वीडियो में हम लोग स्लिप डिस्क के विषय में बात करेंगे और स्लिप डिस्क में कितने दिन हमें रेस्ट करना चाहिए। स्लिप डिस्क में एक्चुअली स्लिप डिस्क होता क्या है, स्लिप डिस्क के कौन कौन से स्टेजेस हैं और स्लिप डिस्क का सिम्टम क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्लिप डिस्क में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हमें इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये डिस्क जो है वो स्लिप कर गई होगी। हमारे पूरे शरीर में यदि देखें, हमारे जो स्पाइन में 33 वर्टिब्रा है, ये हमारी वर्टिब्रा है और ये हमारा डिस्क है। तो 33 वर्टिब्रा है और 23 हमारी डिस्क है। यदि इस डिस्क की मैं बात करूं तो इसका मेन फंक्शन क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये दो बोन के बीच में ये मेरी डिस्क है। तो डिस्क का मेन काम है कुछ नहीं का, यदि हम बैठते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी हमारे स्पाइन पे जर्क आ रहा है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, हमारे इस डिस्क के थ्रू। यदि ये डिस्क ना हो तो हम आगे नहीं झुक पाएंगे, पीछे नहीं झुक पाएंगे, साइड में नहीं झुक पाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये यदि जो डिस्क की बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे स्लिप डिस्क में ये डिस्क स्लिप नहीं होती है, बल्कि ये लीक करके ऐसे बाहर निकल जाती है और इस नर्व को कंप्रेस करने लगती है। ये कई तरह से कर सकती है, ये पोस्टीरियर सेंट्रल कर सकती है, ये लेटरल कर सकती है, या केवल पोस्टीरियर कर सकती है। ये अलग अलग एरिया जहां जहां से ये निकलती है डिस्क और आके दबाती है, उसके नाम से हम जानते हैं पोस्टीरियर सेंट्रल, पोस्टीरियर लेटरल। इस तरीके से कई जगह से ये निकलती है, उसके नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्क बल्जेस, जो डिस्क के कितने स्टेप्स हैं। यदि मैं बोलूँ ना, 4 तरह का ये सेक्शन हम लोग बनाए हैं कि ये स्लिप डिस्क हुई तो ये कितनी बाहर निकली। तो यदि मैं बोलूँ कि स्लिप डिस्क में सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं डिजनरेशन बोलते हैं। ये डिजनरेशन क्या है? जो डिस्क में आप देख रहे हैं कि हमारी जो डिस्क है इसमें 2 पार्ट देख रहे हैं, एक सेंटर पार्ट जो है न्यूक्लियस का पार्ट और एक बाहरी रिंग। ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं, बट दोनों अलग अलग प्रोटीन है। एक बिल्कुल जेली की तरह बहुत ही जेली होती है जो इंटरनल होती है, जो आउटर रिंग है ये बहुत ही सख्त होती है। तो जैसे जैसे उम्र बीतता है, डिजनरेशन की यदि मैं बात करूं तो एज के साथ जो अंदर के सॉफ्ट जेल हैं वो सख्त होने लगते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से या प्रॉपर वर्किंग नहीं करने की वजह से, और वो सख्त होके टूटने लगते हैं, जिसको हम डिजनरेशन बोलते हैं। तो यदि वो डिस्क के अंदर है और डिजनरेशन हो रहा है तो ये डिजनरेशन हो गया। दूसरा हमारा होता है प्रोलेप्स, जिसमें कि डिस्क का शेप चेंज हो जाता है और वो बाहर की तरफ निकल के इसको दबाने लगता है। जो थर्ड स्टेप है दैट इज कॉल्ड हर्निएशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ निकल जाता है और नस को दबाने लगता है, लेकिन इसको छोड़ता नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से बाहर निकला और इसको दबा तो रहा है, बट ये इस डिस्क से जुड़ा हुआ है। और जो फोर्थ होता है जिसमें कि ये लीक करके बाहर आ जाता है और डिस्क से छूट जाता है, ये बाहर इस एरिया में आ जाता है और इससे कोई कोरिलेशन इसका नहीं रह जाता है। तो ये हमारे 4 तरह का है। अब यदि मैं बात करूं कि इसके सिम्टम्स क्या है, स्लिप डिस्क का सिम्टम क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों बताऊं कि इसके होने का जो सिम्टम है, सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम होती है तो कमर में दर्द होता है। लेकिन ग्रेजुअली लेटर स्टेज में कमर में दर्द तो कम हो जाता है और पैरों में ज्यादा दर्द होने लगता है। कुछ लोगों में स्टार्टिंग से ही कमर के दर्द के साथ साथ यदि नर्व ट्रैप हो जाती है, उसी समय वो दब जाती है, तो पैरों में भी झंझनाहट, दर्द, टिंगलिंग सेंसेशन, इस तरह की प्रॉब्लम कमर के दर्द के साथ होता है। लेकिन लेटर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कमर का दर्द तो कम हो गया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब कमर में तो दर्द नहीं है, लेकिन पैरों में बहुत जलन मच रही है, दर्द हो रहा है। इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि यदि कमर में स्लिप डिस्क होती थी तो बहुत दिन तक बेड रेस्ट कराते थे, लेकिन जो मॉडर्न प्रिंसिपल है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम पेशेंट को 48 आवर्स का रेस्ट देते हैं। 48 आवर्स से ज़्यादा रेस्ट हम नहीं देते हैं और कमर का सपोर्ट देते हैं। इसके कई सारे मेडिकेशंस हैं और फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे कंडीशन में। फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। केवल 10% केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।
जो 10% केसेस में सर्जरी की जरूरत है उसका क्या है, यदि 12 हफ्ते तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, पेन नहीं मैनेज हो पा रहा है, या फिर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि एक कॉडाई कुन्ना सिंड्रोम होता है जिसमें कि ब्लैडर और बॉवेल दोनों, मतलब यूरिन करना और एनस का सेंसेशन लॉस हो जाता है या मसल कंट्रोल लॉस हो जाता है, ऐसे कंडीशन में भी इमीडिएट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों इस 10% को छोड़ दिया जाए तो 90% प्रॉब्लम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। स्लिप डिस्क के यदि मुख्य कारण की बात करें तो ये मल्टीफैक्टोरल रीजन है। यदि मैं बोलूँ ना कि इसका एक कोई रीजन नहीं है, फिर भी ज्यादातर देखा गया है कि कोई जर्क लगे, सडन जर्क, या फिर ज्यादातर आगे झुक के वजन उठाना हो गया, बाथरूम में अंडरगारमेंट्स पहनते वक्त या बाल्टी उठाते वक्त, सिलेंडर उठाते वक्त कोई भी जर्की मूवमेंट या आपकी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा सडन मूवमेंट कोई वेट बियरिंग आपने किया। कई बार तो खेलने में, जिम में जब हम सामान उठाते हैं, अपनी बैग को तैयार नहीं करते, अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन उठाते हैं, तब भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, गलत पोस्चर ना फॉलो करें, हमेशा पोस्चर का ध्यान रखें। और जब भी आप वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं तो हमेशा पहले थोड़ी सी बॉडी की एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो जनरली यदि मैं बात करूं कि स्लिप डिस्क को हम एग्जामिन कैसे करते हैं, क्योंकि जो डिस्क है ये ज्यादातर एमआरआई में ही दिखती है। पहले हम लोग क्या करते थे, जब एमआरआई के प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था तो हम लोग ये डिस्क की हाइट देखते थे कि यदि डिस्क की हाइट कम है दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्क पतली हुई होगी, यानी कि वो पीछे की तरफ चली गई होगी। लेकिन यदि एक्यूरेट आपको स्पाइन का, आपका स्पाइनल नर्व देखना है या स्पाइनल कार्ड देखना है या फिर डिस्क देखना है या फिर कोई भी ज्वाइंट फैसिट देखनी है तो आपको एमआरआई बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा यदि मैं बोलूं कि एक तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिजिकली हम लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज पेन का साइट कहाँ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अलग अलग नर्व रूट अलग अलग एरिया को सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं L4 L5 का सप्लाई पैर में अलग है, L4 L5 की सप्लाई अलग है, L3 L4 की सप्लाई अलग है। तो अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरह का कंप्लेन करता है कि मेरे को बैक ऑफ थाई में पेन है, पैर के आगे वाले हिस्से में पेन है, दैट मीन्स कि कौन सी नर्व कंप्रेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह सो के उठता हूँ तो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स कि मे बी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो अलग अलग डिसीजन में ले जाते हैं। तो हमेशा जो पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री है और फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं स्लिप डिस्क की बात करूँ तो स्लिप डिस्क में ज़्यादातर पेशेंट को लेटने से पेन में रिलीफ मिलता है, बैठने, खड़ा होने, चलने में क्योंकि डिस्क पे प्रेशर आता है तो पैरों में क्या होता है, पेन रेडिएट करने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मोटर पॉइंट होता है, जैसे मैंने बताया कि L4 L5 की सप्लाई कुछ एरिया में है, तो जो हमारे पैर की मसल्स है वो मोटर पॉइंट की वजह से धीरे धीरे उस नर्व के कंप्रेशन की वजह से हमारी मसल पैरालाइज तक हो जाती है, वीक हो जाती है। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। जैसे कि हम लोग क्लिनिकल बोले, एक्सरसाइज का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, लेकिन एक्यूट कंडीशन में सूजन कम करने के लिए, इसकी रिपेयरिंग में हेल्प करने के लिए, मसल को रिलीज करने के लिए हमारा स्पाइनल डिकम्प्रेशन है, नॉन सर्जिकल स्पाइनल डिकम्प्रेशन हो गया, लेजर हो गया, क्लास 4 लेजर हो गया, ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट मोडेलिटीज है। इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, टेंस बहुत इफेक्टिव है नर्व पेन में, फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो स्लिप डिस्क से रिलेटेड या एमआरआई से रिलेटेड या रिपोर्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।